नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ डिसिप्लिन पर, यानी आत्म अनुशासन। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए ये शब्द सुनते ही एक सुपर पावर वाली फीलिंग आती है ना। या तो ये आपके पास है या नहीं है। वो लोग जो सुबह 5 बजे उठकर जिम चले जाते हैं, हम सोचते भाई ये किसी और ही मिट्टी के बने हैं। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, पीटर हॉलिन्स की किताब द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन का एक सारांश, वो इस पूरे सोच को, इस आइडिया को ही पलट देता है। वो कहता है कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक विज्ञान है, एक ऐसा हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। तो आज हम इसी विज्ञान की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो बदलाव ये स्रोत लाता है वो है नजरिया बदलने का। मतलब अनुशासन को किसी की ताकत या कमजोरी की तरह देखना बंद करना। मुद्दा ये नहीं है कि कोई मजबूत है या कमजोर। असली सवाल ये है कि क्या उसके पास सही सिस्टम है, सही माहौल है। ये हमें मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाता वाली निराशा से निकालकर इसे करने का सही तरीका क्या हो सकता है वाली सोच की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो इस सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहली, और मुझे तो ये काफी चौंकाने वाली बात लगी कि हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति असीमित नहीं है। हाँ, ये सीमित है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई मोबाइल फोन की बैटरी हो। अच्छा। हाँ, जब आप सुबह उठते हैं तो ये बैटरी मान लीजिए 100% चार्ज है। लेकिन दिन का हर छोटा बड़ा फैसला, क्या कपड़े पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, बिल्कुल, किस ईमेल का जवाब पहले दूं, ये सब उस बैटरी को थोड़ा थोड़ा ड्रेन करता है। स्रोत इसी को डिसीजन फटीग कहता है, मतलब निर्णय लेने की थकान। ये तो दिलचस्प है। मतलब ये कोई मेरी नैतिक कमी नहीं है कि मैं शाम तक आते आते आलसी हो जाता हूं। ये दिमाग की केमिस्ट्री है। ठीक यही, ये एक जैविक हकीकत है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। उसे आप दिमाग का सीईओ समझ लीजिए। सीईओ? हाँ, वही सारे बड़े फैसले लेता है, प्लानिंग करता है, खुद पर कंट्रोल रखता है। सुबह सुबह ये सीईओ एकदम फ्रेश होता है। लेकिन अगर आप दिन भर उससे पूछते रहेंगे कि कॉफ़ी कौन सी पीनी है या फॉन्ट का रंग नीला हो या काला, तो शाम तक वो थक चुका होगा। और फिर जिम जाने या जंक फूड से बचने जैसे बड़े फैसलों के लिए इसके पास ऊर्जा ही नहीं बचती, बैटरी खत्म। वाह! तो इसका मतलब है कि स्टीव जॉब्स या मार्क ज़करबर्ग का रोज एक जैसे कपड़े पहनना वो सिर्फ एक स्टाइल नहीं था। नहीं, वो असल में अपने दिमाग के सीईओ की ऊर्जा बचा रहे थे। वो अपनी इस लिमिटेड विल पावर को फालतू के फैसलों पर बर्बाद नहीं करना चाहते थे। और शायद यही हमें दूसरे पॉइंट पर लाता है। अगर विल पावर एक बैटरी है तो सबसे समझदारी का काम है उसे बचाना। और उसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका अपने माहौल को कंट्रोल करना। ठीक है, मतलब खुद से लड़ने से बेहतर है कि लड़ाई की नौबत ही ना आने दी जाए। बिल्कुल, इसे प्रोएक्टिव बनाम रिएक्टिव कंट्रोल कह सकते हैं। मान लीजिए आपको मीठा खाना कम करना है। अब अगर आपके फ्रिज में चॉकलेट केक रखा है, तो हर बार जब आप फ्रिज खोलेंगे आपको अपनी विल पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी उससे न खाने के लिए। और ये एक लड़ाई है। हाँ, ये एक रिएक्टिव तरीका है। आप लगातार अपनी इच्छा से लड़ रहे हैं और अपनी बैटरी खर्च कर रहे हैं। और ज्यादातर बार, खासकर रात में, हम ये लड़ाई हार जाते हैं। सही बात है। लेकिन प्रोएक्टिव तरीका क्या है? आप घर में केक लाएं ही नहीं। अगर टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन सामने है ही नहीं तो लड़ाई होगी ही नहीं, विल पावर खर्च ही नहीं होगी। तो जो लोग हमें बहुत अनुशासित लगते हैं वो असल में खुद को ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में कम डालते हैं। वो अपनी इच्छा शक्ति का बेहतर इस्तेमाल नहीं करते, वो बस उसे कम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये तो वही बात हुई कि मैंने अपने फोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट तो लगा दी, लेकिन पासवर्ड इतना आसान रखा कि मैं खुद ही उसे हर 5 मिनट में तोड़ देता हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। माहौल को कंट्रोल करने का मतलब है कि अपने आलसी और चालाक वर्जन से 2 कदम आगे रहना। और ये सिर्फ खाने पीने की चीजों पर नहीं होगा। नहीं, ये हर चीज पर लागू होता है। अपने काम के समय फोन की नोटिफिकेशंस बंद करना, ये डिजिटल माहौल को कंट्रोल करना है। अगर किताब पढ़नी है तो उसे टीवी के रिमोट की जगह सोफे पर रखना, ये माहौल को बदलना है। मतलब सही काम को आसान बना दो और गलत काम को मुश्किल। ठीक है, ये समझ में आता है। विल पावर को बचाओ, माहौल को बदलो। लेकिन तब क्या, जब माहौल तो ठीक है पर काम ही इतना बड़ा और डरावना लगे कि उसे शुरू करने की हिम्मत ना हो। हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और यहीं पर स्रोत का तीसरा सिद्धांत आता है जो शायद सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है। क्या है वो? छोटी आदतों से शुरुआत करना। जैसे अगर आपको रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो ये लक्ष्य मत बनाइए कि मैं रोज 1 घंटा पढ़ूंगा।
तो फिर लक्ष्य बनाइए कि मैं रोज सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा या सिर्फ एक पेज। लेकिन 5 मिनट पढ़ने से क्या होगा? मतलब ये तो बहुत ही कम लगता है। और यहीं पर हम गलती करते हैं। इसके पीछे का विज्ञान समझिए। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बनता है। एक रास्ता जैसा। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे किसी घने जंगल में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। अगली बार उस रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। एक दिन में 2 घंटे जिम जाकर हफ्ते भर के लिए थक जाने से कोई मजबूत पगडंडी नहीं बनती, लेकिन रोज 10 मिनट की एक्सरसाइज से बनती है। अच्छा, और इसका शायद कोई मनोवैज्ञानिक फायदा भी होगा? बहुत बड़ा। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा उसे शुरू करना होता है। मुझे पूरी किताब लिखनी है, ये सोच ही डरा देती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे सिर्फ 100 शब्द लिखने हैं। ये वादा उस शुरुआती हिचकाव को तोड़ देता है। और अक्सर होता ये है कि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो 5 मिनट कब 15 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो असली लक्ष्य 5 मिनट पढ़ना नहीं है? नहीं, असली लक्ष्य है एक ऐसा इंसान बनना जो रोज पढ़ता है। वो 5 मिनट तो बस उस प्रक्रिया को शुरू करने का एक बहाना है, एक ट्रिक है। ये बात मुझे समझ आ रही है। मैंने एक बार नए साल पर रोज 1 घंटा दौड़ने का प्रण लिया था। 3 दिन दौड़ा, चौथे दिन इतना दर्द हुआ कि हफ्ते भर बिस्तर पर पड़ा रहा। फिर कभी शुरू ही नहीं हुआ। शायद अगर आपने सिर्फ 10 मिनट से शुरू किया होता तो आज भी दौड़ रहा होता। शायद। बिल्कुल, ये मोमेंटम बनाने के बारे में है। ठीक है, ये सब बहुत तार्किक है। विल पावर मैनेज करो, माहौल बदलो, शुरुआत छोटी करो, लेकिन इन सबके बीच एक चीज है जो हमेशा आड़े आती है, हमारी भावनाएं। आलस, बोरियत, डर। हम अनुशासित लोगों को अक्सर रोबोट समझ लेते हैं, जैसे उन्हें यह सब महसूस ही नहीं होता होगा। हाँ, और ये चौथा बिंदु है जो इस चर्चा को एक गहरी सतह पर ले जाता है। स्रोत कहता है कि अनुशासन का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना है। जो लोग अनुशासित होते हैं वो भावना रहित नहीं होते, वो असल में इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। लेकिन ये तो हमारी आम धारणा के बिल्कुल खिलाफ है। हम तो यही मानते हैं कि अनुशासन का मतलब है मन हो या ना हो काम करो। और यही सोच शॉर्ट टर्म में शायद काम कर जाए, पर लंबे समय में नहीं। देखिए, भावनाएं असल में डेटा है। वो सिग्नल है जो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं। जैसे किसी काम को टालने की आदत, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम इसे आलस मानकर खुद को कोसते हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि रुक कर पूछो, इस टालमटोल के पीछे की भावना क्या है। हो सकता है ये असफलता का डर हो, या शायद काम इतना बड़ा है कि आप अभिभूत महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, या शायद आप उस काम से बोर हो चुके हैं। उस भावना की जड़ को समझना जरूरी है। तो अगर भावना एक सिग्नल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी-कभी आलस का सिग्नल भी सही हो सकता है। शायद वो हमें बता रहा हो कि हम बर्नआउट के करीब हैं। एग्जैक्टली। और हमें और अनुशासन की नहीं, बल्कि आराम की जरूरत है। यही तो इमोशनल इंटेलिजेंस है। अगर डर है तो शायद काम को छोटे हिस्सों में तोड़ने की जरूरत है। अगर आप अभिभूत हैं तो शायद मदद मांगने की जरूरत है। सिर्फ विल पावर से खुद को धकेलते रहना उस सिग्नल को नजरअंदाज करना है। ये खुद से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से समझना है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हमने अपनी ऊर्जा को मैनेज किया, माहौल बनाया, छोटी आदतें डालीं और अपनी भावनाओं को भी समझा। लेकिन ये अभी भी रोज की मेहनत जैसा लगता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये सब और स्वाभाविक हो जाए, ऑटोमेटिक? और यहीं पर स्रोत अपना 5वां और शायद सबसे शक्तिशाली सिद्धांत पेश करता है। अच्छा। पहचान आधारित अनुशासन, आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। ये कहता है कि सबसे गहरा बदलाव व्यवहार को बदलने से नहीं, अपनी पहचान को बदलने से आता है। लेकिन क्या ये पहचान वाली बात थोड़ी हवाई नहीं लगती? मतलब सिर्फ खुद को अनुशासित इंसान कहने से क्या सच में कोई फर्क पड़ता है? ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये मानने की बात है। और ये दिमाग का सबसे बड़ा हैक हो सकता है। सोचिए, जब कोई सिगरेट छोड़ने की कोशिश करता है तो वो अक्सर क्या कहता है? मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सही। और जब कोई उसे सिगरेट ऑफर करता है तो उसे अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके ना कहना पड़ता है। हर बार वो एक लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जो इंसान ये मानने लगता है कि मैं स्मोकर नहीं हूं, उसके लिए कोई लड़ाई है ही नहीं। जब उसे सिगरेट ऑफर की जाती है तो उसका जवाब होता है, नहीं शुक्रिया, मैं स्मोकर नहीं हूं। ये कोई मुश्किल फैसला नहीं है, ये उसकी पहचान का एक तथ्य है। अच्छा।
हमारा दिमाग हमारी पहचान और हमारे कामों के बीच एक रूपता चाहता है। मतलब मुझे आज एक्सरसाइज करनी है, ये सोचने के बजाय ये सोचना शुरू करना है कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। हाँ, तो जब चुनाव करने का वक्त आएगा, लिफ्ट या सीढ़ियां, तो एक सेहतमंद इंसान होने के नाते दिमाग अपने आप सीढ़ियों वाला विकल्प चुनेगा, क्योंकि वो पहचान से मेल खाता है। ठीक यही। ये व्यवहार को मजबूत करने और एक विश्वास को जीने के बीच का फर्क है। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो सही व्यवहार अपने आप होने लगता है। वाह! तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें, तो ये साफ है कि आत्मा अनुशासन सिर्फ दांत भींचकर काम करना नहीं है, ये एक स्मार्ट सिस्टम बनाने के बारे में है। विल पावर एक बैटरी की तरह है, जिसे फालतू फैसलों में खर्च नहीं करना चाहिए। हाँ, और अपने माहौल को कंट्रोल करना विल पावर से लड़ने से कहीं ज्यादा असरदार है। बिल्कुल। फिर बड़ी मंजिलों तक पहुंचने के लिए छोटी, लगातार आदतों की ताकत जो दिमाग में सही रास्ते बनाती हैं। और फिर भावनाओं को दुश्मन नहीं बल्कि एक गाइड समझना। और आखिर में सबसे गहरे स्तर पर अपने व्यवहार को अपनी पहचान के साथ जोड़ना, कुछ करने से कुछ होने की तरफ बढ़ना। बिल्कुल। और ये सारे सिद्धांत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक नियंत्रित माहौल हमारी विल पावर बचाता है, छोटी आदतें एक नई पहचान बनाती हैं, और भावनाओं को समझना हमें लगातार बने रहने में मदद करता है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हमें सिर्फ इच्छा शक्ति की भरोसे नहीं छोड़ता। और जाते जाते एक सोचने वाली बात दिमाग में आ रही है। स्रोत में अनुशासन का ये जो सिस्टम है वो व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए है, सेहत, काम वगैरह। लेकिन सोचिए, जब यही सिस्टम सिर्फ कुछ हासिल करने के लिए नहीं बल्कि किसी नए विचार को समझने या कोई नया हुनर सीखने के लिए लागू किया जाता है तो क्या होता है? जिस तरीके से हम अनुशासित होकर जानकारी हासिल करते हैं, क्या वो तरीका इस बात को भी प्रभावित करता है कि हम आखिरकार किस बात पर विश्वास करते हैं? मतलब हमारा अनुशासन कैसे सीखते हैं, ये हमारे इस विश्वास को कैसे आकार देता है कि क्या सच है